हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हनु ग्लोबल स्टडीज में। और हमने पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी आपके वीडियो और वीपीडीओ एग्जाम के लिए, जो आपके लिए हमें उम्मीद है कि बहुत कारगर साबित होगी। ठीक है जी, उसी को लेते हुए हमने 278 क्वेश्चन किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 279 क्वेश्चन से। ठीक है जी, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। लास्ट टाइम ये मार्कर काम नहीं कर रहा था। ठीक है जी, इसीलिए जब काम नहीं करता है तो कोई चीज़ आपको अलग से फिर समझानी होती है। ठीक है, हमने एक आपको टेबल बनानी थी। ठीक है जी, एक टेबल, ऐसी टेबल बनाइएगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में भी बना के रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां पर डालिएगा क्रम संख्या, विधेयक। ठीक है जी, ये सभी राष्ट्रपति के लिए हैं कि राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं, स्वीकृति, अस्वीकृति किसी विधेयक पर या फिर पुनर्विचार। ठीक है जी, तो हम यहां पर केवल 3 तरीके के विधेयकों की बात करते हैं। आपके एग्जाम में 3 ही तरीके के विधेयक पूछे जाते हैं। ठीक है जी, 1 2 3। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है जी, तो जब राष्ट्रपति के पास ये तीनों विधेयक पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं कि वो इनको स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं या पुनर्विचार कर सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये टेबल समझाता हूं मैं। ठीक है जी, जब राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक पहुंचता है, कैसा पहुंचता है? साधारण विधेयक, जिसमें लेन देन से संबंधित कोई कार्यवाही हो, ठीक है, किसी के अधिकारों की बात की गई हो, ठीक है, कोई योजना लागू करनी हो उनसे संबंधित, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत भी कर सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक भेजा जाता है वो बाध्यकारी कर दिया गया था हस्ताक्षर के लिए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे। ठीक है जी, क्या भेज सकते थे? एक बार पुनर्विचार के, लेकिन वो साधारण विधेयक होना चाहिए। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास धन विधेयक पहुंचता है, कैसा विधेयक पहुंचता है? धन विधेयक पहुंचता है, क्योंकि धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है। आर्टिकल 110 में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको या तो स्वीकृत कर सकते हैं या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्या नहीं भेज सकते? पुनर्विचार के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति को उस विधेयक के बारे में, उस धन विधेयक के बारे में ऑलरेडी पता था, तो 2 बार पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यदि संविधान संशोधन विधेयक संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर केवल स्वीकृति दे सकते हैं, ना तो अस्वीकृत कर सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की। बताइए, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? ठीक है, जैसे ऑप्शन ये कहता है कि साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। ठीक है, जो क्या राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है? तो यहां पर इस पर तो टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह बात तो सही है। यहां पर पूछा हुआ है कि कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, संवैधानिक अधिकार। ठीक है जी, तो ये तो सच बात है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, क्या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं? यहां पर तो गलत टिक लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये गलत हो गया है। ठीक है जी, लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल 85 में, किसमें? आर्टिकल 85 में यह कहा गया है कि यदि लोकसभा अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है जी, तो यह बात तो सच है बिल्कुल। राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना, राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना हो, ठीक है जी, लोकसभा का अधिवेशन बुलाना हो, सभी का अधिकार किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है जी, तो ये बात तो सच है। इन्होंने पूछा है कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार नहीं है, तो यहां पर लिखा है ऑप्शन नंबर बी कि धन विधेयक को वापस लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 2 क्वेश्चन नंबर 279 ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ऐसा कोई अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक है जी, इसको स्टार लगा के रखिएगा। ये टेबल अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं, अगर इस टेबल को आप याद कर सकते हैं तो 9 संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन के बनने की। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिवेशनों के मध्य अधिकतम, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? ठीक है, ये हमने पहले ही बात की है कि 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम जो समयांतराल हो सकता है वो केवल 6 माह का हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। ठीक है, तो आप बेझिझक आंसर लगा दीजिएगा 6 माह। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको पता ही है बजट सत्र होता है, 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इससे रिलेटेड चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? ठीक है जी, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो है आर वेंकटरमणी। ठीक है, वेंकटरमणी जो महान्यायवादी हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्हें संसद में भाषण देने का अधिकार, विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार, सभी अधिकार दिए गए हैं। बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, केवल मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है जी, क्या नहीं दिया गया है? मतदान का अधिकार। तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसके पास होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के पास। राष्ट्र चुनाव आयुक्त के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही बैठता है। महान्यायवादी नियुक्ति की जब हम बात करते हैं महान्यायवादी की, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता ही होनी चाहिए और हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। सामान्यतः जब सरकारें बदलती हैं तो सरकारों के बदलने के साथ ही महान्यायवादी भी बदल दिया जाता है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। ठीक है जी, जब हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयुक्त की बात की गई है। ठीक है जी, उसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। बताइए, आर्टिकल 282 क्वेश्चन नंबर 282 जो है वो पूछ रहा है कि बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये तो आपके लिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सभी को पता होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इससे पहले जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना कार्यभार सी राजगोपालाचारी को सौंप दिया था। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब हम सदन की दैनिक कार्यवाही की बात करते हैं, सदन की दैनिक कार्यवाही, ठीक है, तो दैनिक कार्यवाही हमेशा शुरू होती है 11 बजे से। कितने बजे से? सुबह 11 AM से शुरू होती है और 11 AM से शुरू होकर चलती है 12 बजे तक, 12 PM, फिर 12 PM से लेकर 1 PM। ठीक है, उसके बाद 1 PM से लेकर 2 PM और फिर 2 PM से लेकर 5 PM तक। ठीक है जी, इसके अलावा और भी हो सकता है। ठीक है जी, जब हम बात करते हैं सदन की दैनिक कार्यवाही की, तो सदन की दैनिक कार्यवाही में 11 बजे से लेकर, कितने बजे से लेकर? 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो कार्यकाल होता है वो होता है प्रश्नकाल। कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल। 11 से 12 तक प्रश्नकाल, 12 से 1 तक जो होता है उसको बोलते हैं शून्यकाल। क्या बोलते हैं? शून्यकाल।
1 से 2 बजे तक होता है लंच टाइम है, ठीक है जी। उसके बाद 2 से 5 तक जो अन्य कार्यवाहियां होती हैं, विधेयक पेश करना संबंधित जो कार्यवाही हैं वो सभी की जाती हैं, ठीक है जी। शून्यकाल के बारे में आपको बता दूं कि शून्यकाल विश्व की संसदों में कहीं पर ऐसे कोई अधिकार, शून्यकाल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये भारतीय संसद की ही देन है कि 1960 या 70 के दशक में जिसकी शुरुआत हुई थी। शून्यकाल का अर्थ होता है कि बिना कोई पूर्व सूचना दिए आप किसी भी सांसद से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर शून्यकाल का मतलब यही है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रश्नकाल व संसद के सदन की दैनिक कार्यवाही के आरंभ होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, केवल शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है जी। ये बात मैंने आपको बताई दी है। प्रस्ताव काल, निजी विधेयक काल, विधायी काल जो है वो अन्य कार्यवाही में ही पूरा किया जाता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारतीय संसद में शून्यकाल शुरू होता है, अभी अभी हमने बात की है, कितने बजे शुरू होता है? ठीक 12 बजे से। कितने बजे शुरू होता है? ठीक 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। अभी अभी बात की है, बिल्कुल। और ये आपको याद करना भी जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, इसीलिए इनकी संभावनाएं ज्यादा हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद के बारे में बात करते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, जीएसटी परिषद जो है वो आर्टिकल 267 किसके तहत? आर्टिकल नहीं जी, आर्टिकल 267 नहीं, हाँ जी, आर्टिकल 279 के क्लोज ए में कही गई है। किस में कही गई है? 279। जब हम जीएसटी परिषद की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये आप स्टार लगाकर रखेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ये बहुत कम होते हैं। जीएसटी के बारे में आपको पता होगा कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2017 में इसको पारित कर दिया गया था, ठीक है जी। जीएसटी से रिलेटेड जो विधेयक था, ठीक है। आपको वर्तमान में जो नए विधेयक पेश किए गए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो अधिनियम बने हैं उनको आप याद रखिएगा। उनकी नंबरिंग आपसे पूछी जा सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चाहे वो एनबीसी कमीशन है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर उससे आगे कोई और चीज पेश की गई है, तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। बात करते हैं, बताइए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? सिर्फ याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो ही काउंसिल ऑफ रिसर्च के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री के पास ही रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि रिसर्च जो है वो पार्ट है, अगर हम बात करें संघ में के विषयों संबंधित पार्ट आता है। हालांकि रिसर्च का पार्ट जहां तक मुझे याद है कि उससे रिलेटेड कोई कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास ही है। और जब संसद के पास ये अधिकार है तो राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं वो ही उस पर अपना क्या रखते हैं? कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? संचित निधि के बारे में जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 266 के क्लोज 1 में संचित निधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। संचित निधि का जो स्रोत है वो जितने भी आपके प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर और उसके अलावा जो लाभ है, सभी जितने भी सार्वजनिक उद्यम हैं उन सभी से जो लाभ प्राप्त होता है वो संचित निधि का स्रोत होता है। संचित निधि से पैसा केवल संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है। संसद की अनुमति से, संसद अगर अधिकार दे दे पैसा निकालने की तो तभी उससे पैसा निकाला जा सकता है। तो यहां पर पूछा है, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? तो आप बताइए, संचित निधि का संरक्षण अभी हमने बताया कि संसद ही होती है। कौन होती है? संसद ही है। लेकिन जब हम केवल संचित निधि की बात करते हैं तो वहां पर आप लगाइएगा संसद। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए लोक लेखा निधि, तो लोक लेखा निधि पर जो अधिकार होता है वो कार्यपालिका होता है। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 के तहत, तो उस पर अधिकार जो आगे से पूछे कि कौन उसका संरक्षक होता है, तो राष्ट्रपति जी उसके संरक्षक होते हैं। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग ही आंसर होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ठीक है जी, सिंपल सा है, 1961 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय को
पीएमओ ऑफिस को उसका दर्जा दिया, विभाग का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है जी, 1961 याद रखिएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार था राष्ट्रपति को, हालांकि 2019 में उस कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है जी, क्योंकि अब 2026 तक ही शायद मुझे लगता है कि अब नया परिसीमन होने वाला है बहुत ही जल्द। अगर जनगणना जल्दी हो जाती है, जनगणना के आंकड़े आ जाते हैं तो परिसीमन की संभावनाएं जल्दी ही होंगी, क्योंकि 2029 के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर सरकार चाहे। ठीक है, हो सकता है इसको और 5 साल के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो केवल 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा एक उच्च सदन की कैटेगरी में आता है जिसके सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए वो निम्न सदन कहलाता है। और इस सदन को जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि लोकसभा जो होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही लोकसभा में बैठते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होता है। राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वहीं से सदस्य चुनकर कहां भेजे जाते हैं, राज्यसभाओं में भेजे जाते हैं। टोटल सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 250। कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 250 में से 238 जो हैं वो होते हैं निर्वाचित और 12 जो हैं वो हैं मनोनीत। कैसे हैं? मनोनीत होते हैं, वो भी राष्ट्रपति द्वारा, मनोनीत प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा 238 भी आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र किसको संबोधित किया जाता है? सीधी सी बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके पेपर में आए राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यपाल किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री तो अपना इस्तीफा दे देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति सीधा डायरेक्ट अपने उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है उसी को अपना अध्यक्ष जो त्यागपत्र होता है वो सौंपा जाता है। केंद्र के स्तर पर याद रखिएगा, केंद्र के स्तर पर अब जब कभी भी त्यागपत्र की बात आएगी तो राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम याद रखना है राष्ट्रपति का। तो यहां पर राष्ट्रपति का पूछा गया था, तो राष्ट्रपति सौंप देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि व्यक्ति ने अपना जो पद है वो छोड़ दिया है और उसके बाद उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले हैं। ठीक है, बताइए भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति में के लिए जब चुनाव कराया जाता है तो यहां पर एक बात कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और वो जो अपना वेतन भत्ते लेते हैं वो भी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में अर्थात सभापति के रूप में ही कार्य लेते हैं, सभी वेतन भत्ते लेते हैं। इसीलिए अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो केवल प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो याद रखिएगा यहां पर राज्यसभा लिखा होगा, जरूर बिल्कुल लिखा हुआ है, तो रुकिए याद रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व संकल्प प्रस्ताव लेके आना होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा और लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जी को अपना पद जो है वो क्या करना पड़ेगा? त्यागना होता है। ठीक है, सिंपल सा है, याद रखिएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 14 दिन वाला कॉन्सेप्ट भी पूछा हुआ है कि कितने दिन पहले राष्ट्रपति जी को प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो यहां पर जब हम प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उन्हीं के सुझाव पर
नियुक्ति की जाती है, लेकिन नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी। तो फेरबदल करने का कार्य जो है वो करते हैं प्रधानमंत्री। अंतिम रूप से जो सिग्नेचर होंगे वो होंगे राष्ट्रपति जी के। ठीक है जी, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। ठीक है जी। बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कौन होता है? ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट अगर पद पर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट पद पर नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर होंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पद पर नहीं है या अनुपस्थित हैं तो वहां पर 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है जी, अन्य न्यायाधीश, उनमें से जो भी वरिष्ठ होगा, ठीक है जी, जो भी वरिष्ठ होगा वो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा। तो यहां पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति है, तो अब नंबर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है जी, सिंपल ही याद रखिएगा, वर्तमान में 33+1 न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का सबसे पहले तो बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त क्यों किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। एक्चुअल में प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल इतना होता है, जो नए सदस्य सदन में आए हैं उनको क्या कराना है? शपथ दिलाना है। ठीक है, तो सदन के नए सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य, शपथ दिलाना। ठीक है, तो जैसे ही शपथ दिला लेते हैं और नए का मतलब ये तो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर केवल शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और जैसे ही सदन द्वारा है नए लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका पद जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। केवल शपथ दिलाने का कार्य होता है। और इस केस में याद रखिएगा कि जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है वो ज्यादातर सदन का सबसे वरिष्ठतम जो व्यक्ति होता है, वरिष्ठतम सदस्य, उसी को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठता का नियम का यहां पर पालन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा सिद्धांत है? ठीक है जी, जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था की। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो चुनाव कराए जाते हैं वो कराए जाते हैं विधायिका के लिए। किसके लिए? विधायिका के लिए। ठीक है जी, और विधायिका ही क्या बनाती है? सरकार बनाती है। लास्ट टाइम हमने जब विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित एक क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको कहा था कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है जी, तो यहां पर कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है कार्यपालिका को अगर किसी कारणवश विधायिका का बहुमत खोया जाता है तो कार्यपालिका क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो यहां पर याद रखिएगा, विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है जी, अंकुश और संतुलन, शक्ति का विभाजन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऐसा भी नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत तो यहां पर एक हमें दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है आर्टिकल 50 में। ठीक है जी, आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये कहता है कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से पृथक रहकर कार्य करेगी। कैसे रहकर कार्य करेगी? पृथक रहकर कार्य करेगी। ठीक है, तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट का, इस सवाल का जो आंसर है वो है विधायिका का कार्यपालिका से सीधा संबंध। ठीक है जी, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गई है? ठीक है जी, अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है ऐसी शक्तियां जो न तो संघ सूची में हो, ना ही राज्य सूची में, और ना ही समवर्ती सूची में। तो ऐसी अन्य शक्तियां अवशिष्ट सूची का पार्ट होती हैं। और भारत में क्योंकि केंद्र को ज्यादा सत्ता दी गई है, ज्यादा शक्तियां उन पर दिखाई देती हैं, क्योंकि कनाडा की सरकार का फॉर्मेट हमने यहां पर लागू किया है, तो यहां पर भी अवशिष्ट शक्तियां
केंद्र को दी गई हैं। किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि संघ सूची तो पता ही है, संघ के पास अधिकार होता है, राज्य सूची राज्य के पास, संवर्धित सूची संघ और राज्य दोनों के पास। लेकिन जब भारत के संविधान में अवशिष्ट सूची की बात करते हैं स्पेशल, तो वो अधिकार केवल केंद्र को दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, भारत के निम्न प्रधानमंत्री में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री तो चुने गए लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कभी भी संसद में नहीं पहुंचे? तो मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में हुए हैं जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन उसके बावजूद कभी भी इन्होंने संसद में कदम नहीं रखा। क्योंकि संसद में कदम रखने से पहले ही विश्वास प्रस्ताव पास कराना होता है। विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, और विश्वास प्रस्ताव जब पास नहीं होता तो सरकार क्या होती है? गिर जाती है, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह जी थे, प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, ठीक है जी। बात करते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में टोटल सीटें 550 होती हैं। कितनी होती हैं? 550 सीटें। 530 सीटें जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है जी, निर्वाचित। उसके अलावा जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों पर यूटी से निर्वाचित होते हैं, यूटी से निर्वाचित प्रतिनिधि। और यूटीज में भी कौन कौन से यूटीज हैं? एक तो है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, ठीक है जी। दो ही यूटीज ऐसी हैं जहां पर 20, और इन 20 में से मैं आपको बता दूं कि 7 और 6 13 है टोटल, जो है टोटल कैंडिडेट अभी वर्तमान में जो है 13 है यहां से, ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी से टोटल कैंडिडेट की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य यूटी से निर्वाचित होते हैं। तो यहां पर 20 पूछा हुआ है, तो यहां पे पूछा है यूटीज का, तो आप बता दीजिएगा कि टोटल सदस्य जो हैं यूटी से वो 20 सदस्य हैं, 298, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए संविधान, ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें, चलो इसको छोड़िए, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने का अर्थ है कि आपको लोकसभा का सदस्य बनना होगा, ठीक है जी। लोकसभा का सदस्य, ठीक है जी। जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए याद रखिएगा 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु। तो यहां पर पूछा हुआ केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष, ठीक है जी। बताइए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है जी। तो आपातकाल में, आपातकाल जो होता है आपके संविधान के भाग 18 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 18 में दिया गया है, ठीक है। 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। उसके अलावा होता है राष्ट्रपति शासन, जिसको हम संवैधानिक अधिकार भी, वो संवैधानिक इसको कुछ और भी बोलते हैं, मैं भूल गया हूं। राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो है वो है वित्तीय शासन, ठीक है जी। यहां पर बात की गई है आपातकाल की, ठीक है जी। आपातकाल का मतलब होता है यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया गया है, ठीक है जी। ये है आर्टिकल 352 में, ठीक है जी। ये है 356 में, संवैधानिक ये है 360 में, ठीक है जी। 352, 356, 360, ठीक है जी, याद रखिएगा। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल
एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा लोकसभा के लिए एक बार किया गया था 1976 में, 1976 में से 1977 के लिए एक बार इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है जी, अभी तक याद रखिएगा कि संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1976-77 जरूर याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बढ़ाया गया था। ठीक है जी, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने आपको बताया था, हालांकि ये अधिकार जो है 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है? किस वर्ष किया है? 2019 में किया है। सिंपल है, याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो कौन थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो पहले क्या कहें लोकसभा अध्यक्ष हैं। जब हम बात करते हैं 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन से थे और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला जी जो हैं वो वर्तमान में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, लोकसभा की बात हो रही है केवल। भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता, सम्मिलित बैठक का मतलब है कि आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। यदि साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच, लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी कारण से कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो 6 माह के अंदर, 6 माह तक अगर कोई सदन, दूसरा सदन कार्यवाही ना करे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। और जो विधेयक होता है उस विधेयक को केवल साधारण बहुमत द्वारा, कैसे? साधारण बहुमत द्वारा पारित करा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा लोकसभा ही क्या दिखाई देगी? हावी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो 2 बार हुए हैं, इंदिरा गांधी जी भी 2 बार हुई हैं, गुलजारी नंदा भी 2 बार हुए हैं, कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 1999 में चुने गए थे, उससे पहले भी 1 बार चुने गए थे, कम समय के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो ये तो सभी हैं उपयुक्त सभी। ठीक है जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। तो याद रखिएगा चारों ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दोनों बार चुने गए, एक से अधिक बार चुने गए हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? अभी अभी हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है आर्टिकल 108 के तहत कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता केवल किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है जी, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं या फिर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में आपको बता दूं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो चयनित होते हैं। ठीक है जी, चयन किया जाता है। और चयन कैसे किया जाता है? ठीक है जी, चयन का मतलब है कि जब हम नई लोकसभा चुनकर आती है तो लोकसभा के सदस्य अपने में से भी किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं अध्यक्ष के लिए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, बस इतना सा ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? कैबिनेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में से ही कुछ खास व्यक्ति कैबिनेट होते हैं। ठीक है, कैबिनेट के सदस्य होते हैं। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री ही, कैबिनेट का तात्पर्य जो है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है, जिन्हें बहुत ही खास मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हीं को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ठीक है जी, कैबिनेट मंत्रालय भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए निम्नलिखित राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? ठीक है जी, तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चुनाव में
राज्य विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो है ही, राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने जब आर्टिकल आपको 54 पढ़ाया था, निर्वाचक मंडल की हमने बात की थी, तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो वहां पर तो था ही। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि राज्य विधानसभा से ही चुने जाते हैं, ठीक है जी, तो याद रखना है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, बिल्कुल, राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उसमें से 1/3 सदस्य जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, ठीक। तो यह तो बात सच है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो काट दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बच गया है, ठीक है। इसी तरीके से एलिमिनेट करना होता है। अगर आपको एक ही ऑप्शन पता होता तो इसी एक ऑप्शन से आप अपना पूरा का पूरा आंसर जो था वो लगा सकते थे, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जब हम पूरी मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद को जो शक्ति मिलती है वो मिलती है लोकसभा से, ठीक है। लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक वो सरकार में बनी रहेगी, अन्यथा मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है पूरी तरीके से, सरकार पूरी तरीके से क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में आया कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है तो आप लगाएंगे लोकसभा। लेकिन अगर आपके पेपर में आया कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति, ठीक है जी, क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति। ऐसा इसलिए है, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो प्रत्येक मंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हटा सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो आप लगाएंगे लोकसभा, ठीक है जी। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत की संसद में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? जब हम संसद की बात करते हैं तो आर्टिकल बात करते हैं 79 की। तो हमने ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कर लिया होगा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनती है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष के रूप में किसकी देखरेख में कार्य करते हैं? ठीक है जी, किसकी देखरेख में कार्य करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में ही कार्य करते हैं लोकसभा सचिवालय, ठीक है जी। 311 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। बात करते हैं, बताइए किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे न्यूनतम थी? सबसे न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो 1977 में केवल 21 महिलाएं थी। कब थी? 21 महिलाएं। लेकिन जब हम 17वीं लोकसभा की बात करते हैं, 17वीं लोकसभा जो 2014 में चुनी गई, 2014 से 19 नहीं जी 2019, 17वीं 18वीं लोकसभा चल रही है 2024 में, ठीक है जी। तो 2000, ठीक है जी, हाँ, 17वीं लोकसभा जो है 2019 से लेकर 2024 और 18वीं लोकसभा तो चली रही है वर्तमान में 2024 से लेकर 2029। 17वीं लोकसभा में मैं आपको बता दूं 78 महिलाएं थी। तो अभी तक का जो वर्तमान जो सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है वो है 17वीं लोकसभा का। लेकिन जब हम 18वीं लोकसभा की बात करते हैं तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा में मात्र 74 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं और कम हो गई हैं। लेकिन सबसे कम की बात करें तो 1970 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही यहां पर सबसे कम महिलाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? महान्यायवादी के बारे में हमने बात की थी, अभी करता लगा दिया, 1 मिनट रुकिएगा।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ठीक है जी, याद रखिएगा। यहां पर एक मिनट रुकिएगा जी, ठीक है। देखिए जी, यहां पर ये अगर मैं ऑप्शन यहां पर लिख दूं 07, 05, 03, 06, तो आपको आंसर बताना है कि बताइए निम्नलिखित राज्य जो दिए हुए हैं, इधर राज्यों की सूची दी हुई है, इधर दिए हुए हैं लोकसभा की सीटें। क्या दी गई हैं? लोकसभा की सीटें दी गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें सीटें जो हैं वो सटीक बैठती हैं। तो झारखंड में मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 6 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में तो लोकसभा की 5 ही सीटें हैं, ठीक है जी। यहां पर लिखा नहीं हुआ है, एक मिनट रुकिएगा, ये एक्चुअल में लोकसभा की सीटें नहीं हैं, ये राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, ठीक है जी। तो यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो था ये बनाने वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है। 07, 05, 03 और 06। तो जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 3 सीटें राज्यसभा की हैं, ठीक है। लेकिन जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 6 सीटें हैं। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मात्र 5 सीटें दिखाई देती हैं, ठीक है। राज्यसभा की उत्तराखंड, पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। तो इसका जो आंसर है 4, 3, 2, 1, हाँ जी यही है, 4, 3, 2, 1, याद रखिएगा। अपने आसपास के राज्यों की राज्यसभा और लोकसभा सीटें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता, तो यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बात याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है जी। योजना आयोग तो अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के अभी बारे में बात की थी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए जो है वो हम यहीं तक रखते हैं, 317 क्वेश्चन तक। ये 317 क्वेश्चन तक इसलिए कराया गया है क्योंकि इसके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आ जाएंगे हाई कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। संसद से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जितने भी जुडिशरी हैं और अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी के क्वेश्चन एक ही क्लास में पूरे कर लिए जाए। उसके अलावा फिर आपकी ग्राम पंचायत जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।